हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ ओजोन से रिलेटेड है। ओजोन का नाम आप सबने सुना ही होगा कभी ना कभी। तो हुआ क्या है कि जो जुपिटर, हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा प्लैनेट, जो गैसियस प्लैनेट है, उसके 95 अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मून्स हैं। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उसका जो सबसे बड़ा मून है, लार्जेस्ट मून है, वो है गैनीमेड। तो जुपिटर का जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है गैनीमेड। और कैलिस्टो जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मून है। अब हुआ क्या है कि कैलिस्टो के ऊपर हमारे पास पता चला है कि एग्जिस्ट करती है ओजोन। जी हाँ, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जो कि सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड था। और उस दौरान हमारे पास पता चला कि ओजोन के ट्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑन कैलिस्टो। अब यहाँ पर ये सवाल आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। अगर ओजोन के बारे में बात करें तो ओजोन हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर है, उसमें से एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर ओजोन जो है वो प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा, ओजोन वहां पर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, जो सन की यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओजोन की लेयर की जो विड्थ को मेजर किया जाता है, ओजोन की जो लेयर है उसकी विड्थ को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज डॉब्सन यूनिट। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि हमारे पास जो ओजोन लेयर की विड्थ है उसको मेजर करने के लिए हम डॉब्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 90 ईयर्स ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट समझना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कब हुई। देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक कमीशन बनाया जाता है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसने रिकमेंडेशन दी, जिसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। इसने रिकमेंडेशन दी कि इंडिया में एक आरबीआई नाम से एक बॉडी बनाई जाए जो सेंट्रल बैंक की तरह काम करे। तो इसी के चलते हमारे पास 1 अप्रैल 1935, डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। अब सवाल ही उठता है कि आजादी के बाद इसकी नेशनलाइजेशन कब हुई, राष्ट्रीयकरण। क्योंकि उससे पहले तो ब्रिटिशर्स की रूल्स रेगुलेशन के थ्रू ये काम कर रहा था। तो आपको मैं बता दूं कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की नेशनलाइजेशन हुई, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे 1935 में जब आरबीआई बना, एज पर द 1934 एक्ट, तो सर ओस्बोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। अभी के गवर्नर आपको पता होंगे शक्तिकांता दास। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। करेंसी प्रिंटिंग का सारा जो दारोमदार होता है वो आरबीआई के ऊपर ही होता है। आरबीआई का काम होता है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, करेंसी की सर्कुलेशन को मैनेज करना। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो आरबीआई को बने 90 ईयर्स हो चुके हैं, और ये चीज आप याद रखेंगे। यहाँ पर इसको लेकर एक सेरेमनी हुई जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन्वॉल्व रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल सन न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सन है हमारे सोलर सिस्टम में, इस हमारी अर्थ का जो भी एनर्जी हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, सन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन अर्थ। अब सवाल ये उठता है कि सन ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करता है। तो सन के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अभी सवाल ही उठता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या है। वैसे तो हो सकता है आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हो, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। लेकिन नाम से कुछ पता चल रहा है, फ्यूज हो रहा है। फ्यूज का मतलब आपस में मिल रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है, दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं, एक दूसरे में फ्यूज करते हैं, एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियाई बनता है। साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। दो स्मॉलर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, एक बिग न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी, सॉरी, एक बिग न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी। और साथ ही हमारे पास क्या होगा, काफी सारी एनर्जी भी साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होगी यही हमारे पास जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े लेवल पर काम कर रही है। हमारी अर्थ को लगातार जो हीट और सनलाइट मिल रही है वो यहीं से मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए,
क्या हो कि अगर हम इसी रिएक्शन को कॉपी कर पाए अर्थ के ऊपर। तो यही कुछ करने की कोशिश की गई था कोरियन इंजीनियर्स। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर बात हो रही है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया के साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसका नाम था के स्टार के नाम से एक्सपेरिमेंट था। फुल फॉर्म आप देख लीजिए, कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक एडवांस रिसर्च। इसमें 48 सेकेंड तक एक बहुत हाईली इंटेंस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कंडक्ट कराई गई, जिसमें 100 मिलियन डिग्री जो टेम्परेचर है वो देखने को मिला। तो आपको यहाँ पर याद रखना है किसने एक आर्टिफिशियल सन को लेकर एक बहुत ही हाईली स्पेसिफाइड और क्रूशल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, दैट इज साउथ कोरिया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था के स्टार। इसकी फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे भारत में और विश्व के अलग अलग हिस्सों में आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिलते हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जनरली इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हमने बात की होगी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सी रिएक्शन होती है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कौन सी रिएक्शन होती है, फिजन। फिजन में याद रखिएगा कि एक बड़ा न्यूक्लियस जो है, इसमें अगर मैं बात करूं, एक बड़ा न्यूक्लियस जो है, सॉरी, इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाएगा 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में और एनर्जी भी रिलीज होगी। लेकिन न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो फ्यूजन के कंपैरेटिवली लेस होती है, ये बात हमें याद रखनी है। न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी निकलती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूजन की एनर्जी को कंट्रोल करने का सिस्टम अभी तक हम अटेन नहीं कर पाए प्रॉपर। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, जैसे भारत में कई जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर कौन सी रिएक्शन एग्जीक्यूट होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इसमें कौन सी रिएक्शन कंडक्ट की गई, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सो फ्यूजन और फिजन, आई गेस थोड़ा सा इस चीज को लेकर आपको क्लैरिटी हो गई होगी। नेक्स्ट न्यूज, वन व्हीकल वन फास्टैग। अब पहली बात तो आप लोगों को फास्टैग के बारे में पता होना चाहिए। मेरे को लगता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता भी होगा फास्टैग क्या है। कि जैसे ही आप टोल प्लाजा पे पहुंचते हो, जितने हाईवे बने हुए हैं उन हाईवेज के ऊपर टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा में आपको पेमेंट करनी होती है। तो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम बनाया गया कि आपका जो अकाउंट है वो एक कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, जिसको आपकी गाड़ी की विंडशील्ड पे लगा दिया जाएगा। जैसे ही गाड़ी टोल प्लाजा पे पहुंचेगी तो गेट्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे और आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, काट लिया जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, वो क्या, कि जो टोल डिडक्शन होती है, जो भी पैसा हमारे पास डिडक्ट किया जाता है, टोल डिडक्शन होती है, वो व्हीकल का साइज वहां पर मैटर करता है। जैसे कि कोई ट्रक है जिसके काफी सारे टायर्स हैं, लेट से 16 टायर्स का कोई ट्रक है, और एक नॉर्मल मिनी ट्रक है, ठीक है। एक 16 टायर्स वाला ट्रक है, एक मिनी ट्रक है। तो इन दोनों के लिए टोल का जो रेट होगा वो अलग होगा। इन दोनों के लिए टोल का रेट अलग होगा। अब मैं क्या करूं, देखो मैं क्या करूं कि मैंने अपना एक फास्टैग रजिस्टर्ड कराया इस मिनी ट्रक के नाम पे, और उसको मैंने अपने इस बिग ट्रक पे ट्रांसफर कर लिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब मैं टोल प्लाजा पे पहुंचूंगा वो डिडक्शन होगी, लेकिन डिडक्शन होगी इस मिनी ट्रक के हिसाब से, जबकि डिडक्शन होनी चाहिए इसके हिसाब से। तो ऐसे कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग फ्रॉड कर लिया करते थे। मतलब सिंपल सी बात है कि अपने एक व्हीकल का फास्टैग, मान लीजिए आपके पास एक छोटा व्हीकल है, उसका फास्टैग किसी दूसरे व्हीकल पर ट्रांसफर करके टोल की चोरी किया करते थे। तो अब सरकार ने उसको रोकने के लिए क्या कहा है कि जो फास्टैग होंगे, एक व्हीकल के लिए एक ही फास्टैग अलोकेट किया जाएगा, मल्टीपल फास्टैग आप उसके लिए नहीं निकलवा पाएंगे। तो एक तो पहला क्वेश्चन, फास्टैग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो यहां पर याद रखिएगा दैट इज RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नाम की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। फास्टैग जो होगा वो 5 ईयर्स के लिए वैलिड होगा, ठीक है। 7 डिफरेंट कलर्स में आएगा, ठीक है, 7 कलरों में आएगा। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है कि फास्टैग को मैनेज कौन करता है। सो फास्टैग को मैनेज करने के लिए जो NPCI है, अगेन बार बार इस एंटिटी का नाम आपको सुनने को मिलता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने एक प्रोग्राम बनाया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली जो फास्टैग को कहीं ना कहीं मैनेज करने का जो IT का जो टेक्निकल काम है वो कौन कर रहा है, अगेन NPCI। यही वही एंटिटी है जो UPI को भी भारत में मैनेज कर रही है। सो NPCI का जो रोल है
आप देखेंगे फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, और ज़्यादा इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारे पास कचेवू आइलैंड डिस्प्यूट। अब ये स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली देखिए, हमारे एक नेबरिंग कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो इंडिया और श्रीलंका जो है वो हमारे पास बहुत नैरो हमारे पास चैनल से सेपरेटेड है। ज़्यादा हमारे पास कोई समुद्र का गैप नहीं है, एक नैरो चैनल है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, जो ये जो आइलैंड है इसके ऊपर पहले दोनों कंट्रीज इंडिया और श्रीलंका अपना राइट कहीं ना कहीं जताते थे कि ये हमारा आइलैंड है। लेकिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट काफ़ी बढ़ गया, और अल्टीमेटली हुआ क्या कि 1974 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक गुड जेस्चर दिखाते हुए, कि हम ये जो आइलैंड है ये श्रीलंका को सौंप रहे हैं, हम मान लेते हैं कि अब से ये आइलैंड श्रीलंका का होगा। तो बेसिकली ये जो आइलैंड है वो 285 एकड़ का अनइनहेबिटेड आइलैंड है, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया और श्रीलंका, आपको पता ही होगा पल्क स्ट्रेट एक नैरो चैनल है, पल्क स्ट्रेट उससे सेपरेटेड है, तो ये वहां पर सिचुएटेड है। और यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर है और वो भी है चर्च, सेंट एंथनी चर्च, जहाँ पर बेसिकली स्पेशल कुछ डेज में प्रेयर वगैरह होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुछ नहीं है। अब ये आइलैंड न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि फिर से कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस का एक कहना है कि हमें ये आइलैंड श्रीलंका से वापस ले लेना चाहिए। तो बच्चों, ये आइलैंड अभी न्यूज़ में है। इस आइलैंड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये कहाँ पर है। बेसिकली दैट इज अराउंड 33 किलोमीटर फ्रॉम द रामेश्वरम, ठीक है। तमिलनाडु का जो आपको एंड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा उसके थोड़ा साउथ में आपको ये देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जो साउथ सदर्न इंडिया है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पारादीप पोर्ट्स एंड दीनदयाल पोर्ट 16 ईयर रेन। अब ये समझने की कोशिश कीजिए, पोर्ट्स बंदरगाह किस लिए इस्तेमाल होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। पोर्ट्स का इस्तेमाल हमारे पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए होता है। तो आप यहां पर समझिए कि इंडिया का जो सबसे बड़े लेवल पर पोर्ट जो काम कर रहा है वो हमारे पास कांडला पोर्ट है, ठीक है। ये कांडला पोर्ट, जिसको एक और नाम से भी जो इसका ऑफिशियल नाम है वो है, कांडला पोर्ट का जो ऑफिशियल नाम है अगर हम बात करें, जनरली आम भाषा में कांडला पोर्ट बोल देते हैं गुजरात में, लेकिन जो इसका ऑफिशियल नेम है वो है दीनदयाल पोर्ट, बेसिकली दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। ये हमारे पास इंडिया का वो पोर्ट है जहां सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडलिंग होती है। लेकिन अब क्या हुआ है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हमारे पास पारादीप पोर्ट ने इसकी जो पोजीशन है वो खुद अटेन कर ली है, यानी कि नंबर 1 पोजीशन पे कार्गो हैंडलिंग में सबसे ऊपर कौन रहा, पारादीप पोर्ट। आपको पता होना चाहिए पारादीप पोर्ट इज इन उड़ीसा, ठीक है। पारादीप पोर्ट कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। सो ईस्ट कोस्ट पे आपको ये देखने को मिलेगा। और कहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, ये दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे आपको देखने को मिलता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर महानदी एंड द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल की जो बंगाल की खाड़ी है और जो महानदी रिवर का जो कॉन्फ्लुएंस है वहां पर ये पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपने याद रखना है कि भारत के दो बहुत ही मेजर पोर्ट हैं, एक है दीनदयाल पोर्ट जो कि कांडला गुजरात में है, दूसरा है पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है। नेक्स्ट हमारे पास 125 ईयर ऑफ कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। हमारे पास ब्रिटिश इरा में बच्चों क्या हुआ था कि एक सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी ताकि हम जो हमारा सोलर सिस्टम है उसको और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। तो उसको 125 साल अब पूरे हो चुके हैं। तो ये ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाई गई थी, कोडाईकनाल तमिलनाडु में बनाई गई थी, और 125 ईयर्स इसको कंप्लीट हो चुके हैं। ये ओल्डेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। इसको मैनेज कौन करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि कहाँ है। अब देखो एक सवाल भी आपको मिल गया कि भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है, दैट इज इन बेंगलुरु। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साइंटिस्टों को दी है, काफ़ी ज़्यादा इसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन अटेन हो पाई सोलर सिस्टम को लेकर, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारे जो डाटा में हो पाई इस सब की बदौलत। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस समय भारत की जो सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेटरी है वो है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले में। ये कहाँ है, दैट इज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख।
ये याद रखिएगा। इस समय इंडिया की जो बेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है वो कहां पर है? हैनले, लद्दाख में, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो एस्ट्रोनॉमिकल हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल बेसिकली मैं बात कर रहा था, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल नहीं, जस्ट जो भी हेवनली बॉडीज होती हैं, मतलब अगर हम बात करें अर्थ के बाहर जो भी बॉडीज हैं, ठीक है, उनकी कैटेगराइजेशन करना कि कौन सा प्लेनेट है, कौन सा सन है, किसको हम एक डवार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, ये सब कैटेगराइज करने का काम कौन करता है? IAU। इसका नाम याद रख लेना। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ओके, सो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, ये हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव रहता है बेसिकली रिसर्च वगैरह करना और साथ ही हमारे पास नोमेनक्लेचर का काम करना, ठीक है। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग प्रक्रिया वगैरह करना, क्लासिफिकेशन करना। तो इसका नाम आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑफ 210 आर्टिफिशियल रीफ्स। जब हम बात करते हैं बच्चों कोरल रीफ्स की, अभी कोरल रीफ क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि कोरल रीफ है, होती क्या है। तो जैसे आपने रेन फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, ब्राजील के रेन फॉरेस्ट आपने कई बार कभी ना कभी तो सुना ही होगा। और जब फॉरेस्ट की बात आती है तो जंगल, जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। तो उसी तरह से आप ये समझ लो कि जो समुद्र है उसके अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, और वो जीव जंतु रहते हैं कोरल सिस्टम के अंदर। सो बेसिकली कोरल सिस्टम, कोरल रीफ, बेसिकली कोरल रीफ इज अ अंडर वाटर इकोसिस्टम। ओके, और इसको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कह देते हैं। कोरल रीफ्स को हम रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कह देते हैं। और ये कोरल रीफ बनते कैसे हैं? ये कोरल पोलियप्स नाम के एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मर जाते हैं और उनकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो बॉडी है वो आपस में जुड़ती रहती है और अल्टीमेटली उससे कोरल रीफ की फॉर्मेशन होती है, जहां पर बहुत सारे जो समुद्र के जीव जंतु हैं वो रहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने की बात करूं तो ये जो कोरल रीफ्स हैं वो वर्ल्ड का 0.1% ओशन एरिया लेते हैं। वर्ल्ड में 0.1% ओशन एरिया लेते हैं, लेकिन 25% मरीन स्पीसीज जो हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि ओशन के अंदर कोरल रीफ्स कितना एरिया कंज्यूम करते हैं? 0.1%। लेकिन पूरे समुद्र की 25% स्पीसीज जो हैं, 25% स्पीसीज कहाँ आपको देखने को मिलेंगी? सिर्फ इन 0.1% कोरल रीफ्स के अंदर। तो इसीलिए इनको बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम एक तरह से कंसिडर किया जाता है। तो कोरल रीफ जैसे हम जंगल जो हैं, अगर हम खुद से बनाने की कोशिश करें, हम कई बार खुद से पेड़ लगा के जंगल बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरह का काम यहाँ पर करने की कोशिश की गई। इंडिया ने आर्टिफिशियल रीफ बनाने की कोशिश की, कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है, वर्ली कोलीवाड़ा मुंबई में। इससे पहले पौंडीचेरी में हम ये कर चुके हैं। तो ये आर्टिफिशियली हम कोरल रीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है और बहुत ही मेहनत वाला काम है। तो ऐसा इंडिया यहाँ पर करने की कोशिश क्यों कर रहा है? ताकि इन्वायरमेंट को थोड़ा सस्टेन कर सके। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, भारत में दूसरी जगह कहाँ पर आर्टिफिशियल कोरल रीफ इंस्टॉल किए गए हैं? वर्ली कोलीवाड़ा मुंबई। इससे पहले कहाँ? पौंडीचेरी में, ठीक है। सो दीज रीफ ऑफर क्रूशियल हार्ड सरफेस फॉर एल्गी, कोरल्स, ओलियस्टर्स। इन सबको यहाँ पर एक तरह से ग्रो करने का मौका मिलता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से जो मरीन स्पीसीज है वो यहाँ पर सरवाइव कर पाती है। नेक्स्ट हमारे पास रीओपनिंग ऑफ एराज क्रॉसिंग। अब ये इजराइल का जो इशू है, आपको पता है काफी समय से चल रहा है। इजराइल और गाजा जो है वो आमने सामने है। एक्चुअली गाजा तो एक एरिया है, इसके अंदर जो हमास एक ग्रुप है उसके खिलाफ इजराइल ने एक वॉर जो है वो छेड़ी हुई है। लेकिन जो इस गाजा में जो आम नागरिक हैं वो भी काफी हद तक सफर कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब उनके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, ठीक है, वो पहुंचाने के लिए एराज क्रॉसिंग को ओपन कर दिया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए एराज क्रॉसिंग है कहाँ, ठीक है। तो एराज क्रॉसिंग जो है वो हमारे पास आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों,
वो आपको यहाँ पर इस तरह से पूछा जाएगा कि आपसे क्रॉसिंग का नाम देके पूछ लेंगे कि ये जो क्रॉसिंग है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बेट हैनन क्रॉसिंग। थोड़ा सा मतलब आप ये कह लीजिए थोड़ा सा टिपिकल नेम है वो, बट ये एक बॉर्डर क्रॉसिंग है बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड इसराइल। ठीक है। सो आपसे पेपर में सवाल आ सकता है कि एरेस क्रॉसिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी। सो इट्स अ क्रॉसिंग बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड इसराइल। थोड़ा सा अगर मैं आपको मैप दिखाने की कोशिश करूं, देखो ये जो ऑरेंज कलर में आपको ये दिखाई दे रहा है ये इसराइल है। ये जो छोटा सा एरिया यहाँ पर ये जो है, सॉरी, ये जो छोटा सा एरिया भी मैंने रेड उससे मार्क किया है, ये गाजा स्ट्रिप है। ठीक है। इनके बीच में एक हमारे पास क्रॉसिंग है जिसको हम एराज क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है। और इसराइल ने अपना एक पोर्ट, अशदोद पोर्ट को भी एड के लिए, कि अगर कोई देश गाजा स्ट्रिप को हेल्प करना चाहता है तो इस पोर्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक है। एराज क्रॉसिंग इज ऑल्सो नोन एज बेथ हनन क्रॉसिंग। ठीक है। तो बिटवीन इसराइल एंड नॉर्दर्न स्ट्रिप ऑफ गाजा। ओके। So it is the only border crossing that allow people in Gaza to travel to occupied West Bank without passing through Egypt और जॉर्डन। ठीक है। इसके अलावा भी कई क्रॉसिंग हैं। रफा क्रॉसिंग है जो कि इजिप्ट और गाजा के बीच में है, और करेम अबू सलेम क्रॉसिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसराइल के बारे में याद रखना कि इसराइल इस सब प्रॉब्लम के बीच में एक अपने डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम है सी डॉम। ठीक है। इसराइल एक डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है दैट इज नोन टू बी सी डॉम डिफेंस सिस्टम। और इसी का हमारे पास अगर हम बात करें पहली बार इस्तेमाल किया गया है जो कि नेवल वर्जन है। इसराइल की बेसिकली नेवी सी डॉम का इस्तेमाल कर रही है। आयरन डॉम तो उनके पास पहले था ही। ठीक है। अच्छा, वेस्ट बैंक कई बार न्यूज में आता है, क्या क्या ये कोई बैंक है? नो। ये जो एरिया ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी ब्राउन नहीं कहूंगा, थोड़ा सा लाइट सा कलर यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया, ये वेस्ट बैंक है। ठीक है। ये वेस्ट बैंक जॉर्डन और इसराइल के बीच में जो एरिया है दैट इज नोन टू बी वेस्ट बैंक, सैंडविच बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। ठीक है। जॉर्डन और इसराइल के बीच में सैंडविच है, और इसकी जो मेजर सिटीज है वो है रामला। ठीक है। और कहीं ना कहीं इसी को हम पैलेस्तीन कहते हैं। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को मिलाकर ही एक कंट्री बनता है जिसका नाम है पैलेस्तीन। नेक्स्ट हमारे पास राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी यहाँ पर क्या देखने को मिला है स्टूडेंट्स कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज कर लिया है, ये मान लिया है कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो आपके अधिकार हैं, राइट हैं, उनको फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाएगा। सो राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड अंडर द आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। देखिए आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हमारे पास आर्टिकल 21 के अंदर यहाँ पर कंसिडर किया गया था। यहाँ पर आप देखिए कि MC मेहता और कमलनाथ का केस आया था 2000 में, जिसमें उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी थी कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर राइट टू लाइफ, अंडर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 21। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। तो ये जो बात कही, ये हमारे पास एक कंजर्वेशन को लेकर, हमारे पास एक बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लेरिकन, इन बर्ड्स की कंजर्वेशन को लेकर एक केस फाइल चल रहा था, तो उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में आगे चलकर ये जो जजमेंट है बहुत ज्यादा हेल्प करेगी डेफिनेटली। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया का सेकंड ओवरसीज पोर्ट। देखिए इंडिया के पास कई सारे खुद के पोर्ट हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी पारादीप पोर्ट जिसने सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल किया। पारादीप पोर्ट इज इन ओडिशा। तो लेकिन भारत अभी ये चाहता है कि सिर्फ इंडिया के पोर्ट नहीं, सिर्फ भारत के अंदर पोर्ट नहीं, हम विश्व के कई सारे पोर्ट्स को कंट्रोल करें जैसे चाइना करता है। तो इंडिया ने पहला पोर्ट जो ओवरसीज कंट्रोल करना शुरू किया वो है चाबहार पोर्ट इन ईरान। ईरान का एक पोर्ट है बंदरगाह जिसको इंडिया कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है। अब इंडिया ने दूसरा पोर्ट सिक्योर कर लिया जिसका नाम है सितवे पोर्ट। सो सितवे पोर्ट की जब मैं बात करता हूं, सितवे पोर्ट कहां है? दैट इज इन द स्टेट ऑफ म्यांमार, हमारा पड़ोसी मुल्क। तो म्यांमार का ये जो पोर्ट है इंडिया इस्तेमाल करेगा किस पर्पज से? पहले तो आप ये देखिए कि इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया, एक प्रोजेक्ट चलाया, कलादान मल्टी मॉडल
ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसके अंडर इंडिया क्या चाहता है कि हम म्यांमार के इस पोर्ट का इस्तेमाल करें और उसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया की स्टेट्स हैं, जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव हो और साथ ही म्यांमार के साथ व्यापार भी बढ़े। ठीक है, सो दिस विल ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट फॉर ट्रेड एंड ट्रांजिट एंड एनहांस द कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। लेकिन अब आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं कि दो पोर्ट्स, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है चाबर पोर्ट कहाँ है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है सितवे पोर्ट कहाँ है। लेकिन एक इशू ये चल रहा है कि जो म्यांमार है वहां पर अभी कू हुआ है। ठीक है, मिलिट्री जो है वो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, बर्मा इसका पुराना नाम हुआ करता था म्यांमार का। ठीक है, अभी इशू ये चल रहा है कि हमारे पास ये एक मिलिट्री कंट्रोल्ड एरिया एक तरह से बन चुका है। ठीक है, तो इसमें ये एक मेजर इशू है। तो आई गेस सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। अब ये यूनिकॉर्न इंडेक्स क्या है? देखिए, यूनिकॉर्न उन कंपनीज को कहा जाता है जो हाल फिलहाल में शुरू हुई हों, नई कंपनीज हों और जिनकी मार्केट वैल्यू, ठीक है, जिनकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन को क्रॉस कर गई हो। ठीक है, जैसे इंडिया की बात करें तो स्विगी, ड्रीम 11, कई सारी कंपनीज हैं जो आज की डेट में क्या है, यूनिकॉर्न है। तो अगर आपके देश में काफी सारे यूनिकॉर्न हैं तो इसका मतलब आपके देश का फ्यूचर ब्राइट है। आपके देश के अंदर ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम बात करें 2023 की, तो इंडिया में टोटल 67 यूनिकॉर्न से, ठीक है, 2022 में 68 थे। ठीक है, तीसरे नंबर पर इंडिया है। अगर आप देखें सबसे नंबर 1 पोजीशन पे देखिए यूएसए। आज भी ज्यादातर जो लोग हैं वो यूएसए जाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। रीजन बीइंग वहां की गवर्नमेंट आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इंडिया अभी भी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। इसके बाद चाइना का दूसरा नंबर आता है। 340 यूनिकॉर्न्स हैं चाइना के अंदर। तो याद रखिएगा, इंडिया का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में रैंक क्या रहा। सवाल आपसे पूछा सकता है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक रहा 3rd। फर्स्ट नंबर पे रहा यूएसए, सेकंड पे चाइना। ये जो टर्म है यूनिकॉर्न टर्म, ये किसने कॉइन की थी, पहली बार किसने इस्तेमाल की थी? वेंचर कैपिटलिस्ट एलियन ली, इन्होंने 2013 में इस टर्म को पहली बार इस्तेमाल किया था। आजकल एक टर्म और बहुत ज्यादा यूज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, डेकाकॉन। यूनिकॉर्न तो है ये, डेकाकॉन। डेकाकॉन का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू, ऐसा स्टार्टअप जिसकी मार्केट वैल्यू $10 बिलियन को क्रॉस कर जाए। ठीक है, दैट इज नोन टू बी डेकाकॉन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड हेपेटाइटिस को लेकर एक रिपोर्ट आई है WHO की तरफ से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सभी रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें क्या कहा गया है कि बहुत बड़े लेवल पर अभी भी डेथ्स होती हैं और इंडिया अकाउंटेड फॉर 11.6% ऑफ द ग्लोबल बर्डन। ठीक है, सेकंड रैंक्ड सेकंड आफ्टर चाइना फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी केसेस। तो हमारे पास सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस कहां पर हैं? एज पर WHO, चाइना। ठीक है, और नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। हेपेटाइटिस जो एक डिसीज है वो किसको इंपैक्ट करती है? लीवर को। ठीक है, कई सारे वायरसेस होते हैं जो लीवर को यहाँ पर इंपैक्ट करते हैं। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस वायरस की, तो 5 कैटेगरीज में इसको बांटा जाता है, ABCDE। ठीक है, WHO के बारे में याद रखना, हेल्थ को लेकर काम करने वाली UN की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसने अभी आम लोगों की हेल्प करने के लिए एक AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है सारा के नाम से। तो सारा बेसिकली 8 लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा। एक स्मार्ट AI बेस्ड एक सिस्टम है, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, जिससे आपको वेरियस हेल्थ टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और ये हमारे पास इंट्रोड्यूस किसने किया था? WHO ने इंट्रोड्यूस किया है हाल ही के दिनों में। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया न्यू पोस्ट ऑफिस इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका आपको पता होगा एक ऐसा एरिया जो हमारे पास हमेशा बर्फ से ढका रहता है और किसी भी कंट्री का इसके ऊपर आधिपत्य नहीं है, आप कह सकते हैं डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो इंडिया ने यहाँ पर एक नए पोस्ट ऑफिस की ब्रांच ओपन की है। इंडिया पोस्ट ने यहाँ पर एक ब्रांच ओपन की है। ठीक है, सो बेसिकली ये इंडिया के जो रिसर्चर यहाँ पर रहकर काम करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है,
सो 4 डेकेड्स के बाद एक नया हमारे पास पोस्ट ऑफिस यहाँ पे खोला गया है। सो अंटार्कटिका में अगर आप लेटर भेजना चाहते हैं, तो आपको पता होगा इंडिया में कोई भी लेटर आप भेजते हैं तो पिन कोड होता है। अंटार्कटिका के लिए जो पिन कोड रखा गया है दैट इज MH1718। ठीक है, एक टिपिकल न्यू ब्रांच है। मैत्री और भारती एक्टिव रिसर्च स्टेशन हैं, आप ये भी याद रखिएगा। इंडिया के एक्टिव रिसर्च स्टेशन कौन कौन से अंटार्कटिका में जहां से रिसर्च चल रही है? मैत्री और भारती। ओके। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की अलग अलग इंडिया में पोस्ट ऑफिस की अलग अलग डिविजन है। ठीक है, इंडिया में जैसे इंडिया पोस्ट है वो अलग अलग डिविजन में बटा हुआ है। तो हर डिवीजन का अपना कुछ काम रहता है, अपना कुछ एरिया रहता है। तो जो हमारे पास गोवा डिवीजन है, ठीक है, जो हमारे पास गोवा डिवीजन है वो इस अंटार्कटिका वाले पोस्ट ऑफिस को हैंडल करेगी। तो ये भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, गोवा पोस्टल डिवीजन जो है वो उसको हैंडल करेगी। और अगर हम बात करें इसको कंपनी मेल, इंडिया पोस्ट की जब मैं बात करूँ ना, तो इंडिया पोस्ट को हमारे पास ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू किया गया था, उस समय इसको कंपनी मेल कहा जाता था। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी के समय पे क्या होता है कि यूनिफॉर्म पोस्टल रेट शुरू होते हैं। ठीक है, और इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 इंट्रोड्यूस होता है। तो अगर इंडिया पोस्ट की मैं बात करूं तो इंडिया पोस्ट का जो एक तरह से आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ईयर वो है 1854। ठीक है, और अभी इसके करंट मिनिस्टर कौन है अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके करंट मिनिस्टर हैं। सो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, सैटेलाइट TSAT-1A। देखो टाटा ग्रुप सोल्ड से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब बना रहा है। तो टाटा ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। बच्चों ये इंडिया की पहली मिलिट्री ग्रेड जियो स्पेशल सैटेलाइट है जो कि प्राइवेट सेक्टर ने लॉन्च किया। अभी तक जितनी भी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं हमारी वो सब इसरो लॉन्च करता है। तो टाटा कहीं ना कहीं देखिए हर सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करता है। अब डिफेंस सेक्टर में सैटेलाइट्स लॉन्च करके वो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। इसके लिए टाटा ने जो हेल्प ली थी वो स्पेस एक्स के रॉकेट्स की ली थी। आपको पता होना चाहिए स्पेस एक्स एलोन मस्क की एक कंपनी है जो कि रीयूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल करती है। फाल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट है जिसको आप लगातार बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी DRDO इस पर काम कर रहा है कि हम भी फ्यूचर में रीयूजेबल रॉकेट बना पाए, लेकिन अभी थोड़ा उसमें जहां तक उम्मीद है कि वक्त लगेगा, अभी वो इतनी जल्दी चीज सक्सेसफुल नहीं होने वाली। नेक्स्ट हमारे पास न्यू हेड ऑफ NGA। सो हमारे पास जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है, दैट इज इन भोपाल। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, जो कि एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है देखिए ध्यान समझिएगा, कि एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टू द ट्रायल कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस जो भी हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। 1993 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके हमारे पास नए हेड की अपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है। और किसको अपॉइंट किया गया है? जस्टिस अनिरुद्ध बोस। सो जस्टिस अनिरुद्ध बोस अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि जब भी चीफ जस्टिस की बात हो, ठीक है, जब भी चीफ जस्टिस की बात हो तो आपको हमेशा चीफ जस्टिस को याद रखना होता है उसके नंबर से। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमेशा उनके नंबर से याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में कई बार जो है वो क्वेश्चन नंबर से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे पास DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये चीज मैं आपको बता दूं। फिफ्टियथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, और इनके फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो ये भी आपको बताना चाहिए। YV चंद्रचूड़ जो थे वो इनके फादर थे, एंड ही इज ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये 16th चीफ जस्टिस थे, इनके फादर जो थे वो 16th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। ओके,
चलिए नेक्स्ट हमारे पास HDFC बैंक ब्रांच इन कवराटी आइलैंड। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कवराटी आइलैंड जो है वो कहाँ पर है। देखो, भारत में लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप जब भी हम बात करते हैं। और लक्षद्वीप काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में तब आया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि आप लक्षद्वीप विजिट कीजिए और लक्षद्वीप के टूरिज्म को हम कहीं ना कहीं डेवलप करेंगे। केरला हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो लक्षद्वीप के ऊपर आती है। सो लक्षद्वीप बेसिकली बहुत ही इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट आप कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसमें 36 आइलैंड्स हैं, ओके, 36 आइलैंड। और इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं जो आप याद रख सकते हो कि इसकी फॉर्मेशन जो है वो 1956 में 1 नवंबर 1956 में हुई थी। कैपिटल जो है लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवराटी आइलैंड। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवराटी आइलैंड। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि केरला हाई कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन यहाँ पर आती है और मलयालम लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। जनरली मलयालम लैंग्वेज का एक इन्फ्लुएंस आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या कि अगर आप थोड़ा सा देखो कि जो हमारे पास इसका सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसका जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है वो है आइलैंड ऑफ मिनिकॉय। ये मालदीव से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल इनको सेपरेट करता है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। जबकि मालदीव, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ज्योग्राफी वाइज इनको देखेंगे तो लक्षद्वीप और मालदीव में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आप। लेकिन मालदीव टूरिज्म हब है, वर्ल्ड के बहुत बड़े लेवल पे टूरिस्ट लोग जो हैं वो हर साल मालदीव विजिट करते हैं। तो अब इंडिया ये चाहता है कि इंडिया भी उस टूरिज्म पोटेंशियल में कुछ और अपना जो एक तरह से इन्फ्लुएंस है वो लेकर आए। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई लक्षद्वीप को हम डेवलप करेंगे उसी तरह से, इवन मालदीव से भी बेटर तरीके से। और उस सब के लिए फिर हमें बैंकिंग सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होगी, कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो HDFC बैंक पहला ऐसा प्राइवेट बैंक बना है जिसने कवराटी आइलैंड, जो कि लक्षद्वीप की कैपिटल भी है और पार्ट भी है, तो वहाँ पर अपनी एक ब्रांच ओपन की है। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक हमारे पास HDFC बैंक ही है, ठीक है। और मालदीव्स के साथ आपको पता होना चाहिए थोड़े से रिलेशन इंडिया के गड़बड़ चल रहे हैं। रीजन बीइंग कि जो मोइजुद्दीन मोइजू हैं, जो अभी राइट नाउ मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, वो काफ़ी हद तक चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के अंदर हमें देखने को मिले। वो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो इस वजह से थोड़ा सा रिलेशन इंडिया और मालदीव्स के थोड़े गड़बड़ भी चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जॉन एल जैक स्क्विगर्ट और जूनियर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है वो ऑल्दो इतना कोई ज़्यादा कोई फेमस अवार्ड नहीं है स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर, लेकिन ये अवार्ड हमारे पास चंद्रयान 3 को मिला है, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए कि चंद्रयान 3 हमारा एक इसरो का एक बहुत ही बड़ा मिशन था, ठीक है। यहाँ पर इसरो ने जो मून का साउथ पोल है उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और चंद्रयान 3 ने जो भी उससे अपेक्षा की जा रही थी उन सभी चीज़ों को उसने अचीव किया। तो चंद्रयान 3 इंडिया का एक मिशन था। इसमें प्रज्ञान नाम का एक रोवर जो है उसने कंफर्म किया कि मून के सरफेस के ऊपर सल्फर की एग्जिस्टेंस है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 3 ने हमारे पास मून के साउथ पोल पर सल्फर की एग्जिस्टेंस के बारे में कंफर्म किया। अच्छा, ये देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो इसने क्या कहा, देखो मैंने आपको बताया था कैटेगराइजेशन करना इसका काम है। सो IAU ने क्या कहा कि जहां पर ये हमारा चंद्रयान 3 लैंड हुआ, ठीक है, उसको शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। जहां पर विक्रम लैंडर, जो चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने लैंड किया, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो मून के ऊपर एक पॉइंट होगा जिसको हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। हम क्या, पूरा विश्व ही उसको उसी नाम से जानेगा। नेक्स्ट हमारे पास रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्रो बाय 18 गीगावाट इन फाइनेंशियल ईयर 24। देखिए, इंडिया के अंदर लगातार इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, उसको फुलफिल करने के लिए हम रेन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो इस फाइनेंशियल ईयर की बात जब हम करते हैं तो 18 गीगावाट का एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो अभी तक अगर हम देखें, सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा हमारे पास
इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है इन द रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। कितनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है? 81 गीगावाट। और विंड एनर्जी कितनी है? 46 गीगावाट। ये प्रोड्यूस हो रही है इंडिया में भी राइट नाउ, जिसमें बेसिकली अगर हम देखें तो लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर टारगेट क्या है। तो इंडिया चाहता है कि 2030 तक वो 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करे फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। ओके, दूसरा हमारे पास फुलफिल एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। और इसके साथ साथ हमारे पास जो 2030 में जो हम अपनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसका लगभग 50% से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। एंड नेट जीरो एमिशन ऑफ कार्बन बाय 2070। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया ने कौन से ईयर में अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य स्थापित किया है? 2070। ठीक है, यूएसए ने कहा है कि वो अपने आप को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बना लेगा। चाइना का कहना है कि वो अपने आप को 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बना लेगा। इसी तरह से इंडिया का क्या कहना है कि हम अपने आप को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वेल्स एज लीगल पर्सन। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स की न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड ने एक ट्रीटी साइन की है जिसमें ये कहते हैं कि वेल्स को लीगल पर्सन के तौर पर एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी। अभी तक अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड ऐसे कई सारे डिसीजन ले चुका है, जैसे कि उन्होंने इससे पहले एक रिवर है वहाँ की बहुत फेमस, दैट इज वांगोनाई रिवर, इसको एक लीगल एंटिटी डिक्लेयर किया था। अगर आप किसी भी चीज को लीगल एंटिटी डिक्लेयर करते हो तो इसका मतलब क्या है? आप उसको राइट्स दे रहे हो, उसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी होगी। सो अ लीगल पर्सन इज अ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन लीगल एंटिटी दैट ट्रीटेड एज अ पर्सन फॉर लीगल पर्पसेस। ठीक है, और इससे अल्टीमेटली उस एंटिटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी डॉल्फिन्स को और वेल्स को नॉन ह्यूमन पर्सन डिक्लेयर कर चुका है 2013 में, ताकि बेसिकली उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आपको पता होना चाहिए गंगेटिक रिवर डॉल्फिन, मैंने पहले भी बताया था, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन आयरन शील्ड। इजराइल ने बच्चों सक्सेसफुली कंडक्ट किया हमारे पास ऑपरेशन आयरन शील्ड हमारे पास, जिसमें आप देखिए कि जो हमारे पास ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्च किए गए थे ईरान की तरफ से, उसको रोक दिया गया। ईरान ने क्या किया था? हमला किया था इजराइल के ऊपर और काफी सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च की, उनको हवा में ही मार गिराने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन चलाया आयरन शील्ड। ठीक है, इजराइल के पास मल्टीपल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एरो 2 है, एरो 3 है, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है। तो इनके नाम याद रख लेना, ये एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, ये सब क्या है? ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे अगर हम बात करें जेरूसलम की, इजराइल के अंदर एक कैपिटल, इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। तो जेरूसलम के अंदर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट धर्मों से रिलेटेड जो मॉन्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जेरूसलम के अंदर आपको देखने को मिलेगा चर्च ऑफ होली स्पल्चर, जो कि क्रिश्चियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चर्चेस में से एक है। यहीं पर हमारे पास जीसस क्राइस्ट को आखिरी बार उनकी बॉडी को जो है यहाँ पर रखा गया था। टेम्पल माउंट है, ठीक है, जिसको हरम अल शरीफ भी कहा जाता है। ये जो टेम्पल माउंट है जेरूसलम के अंदर, ये जूइश कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्जिद है मुस्लिम्स की, दैट इज नोन टू बी अल अस्का मॉस्क। ये नाम याद रखना, कई बार न्यूज में होता है। और जूइश कम्युनिटी के लिए वेस्टर्न वॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट धार्मिक स्थल है जूइश कम्युनिटी के लिए। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इन द सिटी ऑफ जेरूसलम। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024। तो यूनाइटेड नेशन की पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया की पॉपुलेशन आने वाले 77 ईयर्स में डबल हो जाएगी। सो इंडिया जो है अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है। इंडिया की पॉपुलेशन है 1.44 बिलियन। चाइना की पॉपुलेशन इस समय भारत से कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, यानी कि एवरेज लाइफ स्पैन, मैन का भारत में 71 ईयर है, वुमेन का 70
4 ईयर है, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर बताई गई है कि अगले 77 ईयर्स में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास केसरिया स्तूप को लेकर से है। केसरिया स्तूप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अभी अगर हम बात करें स्तूपा होते क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, स्तूपा सब्जेक्टेड होते हैं बुद्धिज्म से, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उससे जुड़े हुए, जो हमारे पास गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो मॉन्यूमेंट्स है, दे आर नोन टू बी स्तूपास। अगर हम बात करें केसरिया स्तूप टॉलेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप है पूरे वर्ल्ड में, जो कि लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब यहां पर समझिए यहाँ पर समझिए सर्कुलर स्ट्रक्चर है। अभी काफी ज्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। बिहार गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको हम इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करें। इस स्तूप को बनवाया था अशोक ने, ठीक है, ताकि बुद्धिज्म को पूरे इंडिया में और उसके बाहर जो है स्प्रेड आउट किया जा सके। और कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने अपना 22वां सरमन जो है वो यहीं दिया था, तो इसी पर ये केसरिया स्तूप है। तो याद रखना बच्चों, पेपर में केसरिया स्तूप को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दैट इज इन द स्टेट ऑफ बिहार। सॉरी। इरडाई सेलिब्रेटेड 25th एनिवर्सरी। तो इरडाई क्या है? अभी जैसे देखो, हमने स्टार्टिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी तरह से एक और एंटिटी है इरडाई। जैसे बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है, तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है भारत में, जितनी इंश्योरेंस कंपनीज है, उन सबको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इरडाई की है। तो इरडाई की जब मैं बात करता हूँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे पास इसकी 25th एनिवर्सरी थी। मल्होत्रा कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि भारत पे एक ऐसी बॉडी बनाई जाए। इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना में है। बहुत इंपॉर्टेंट विजन लेकर चल रहा है इरडाई। सॉरी, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहा है इरडाई? इरडाई का ये कहना है कि 2047 तक वो भारत में जितने भी लोग हैं उन सबको लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, ताकि अल्टीमेटली जो इंडियंस है वो सेफ और सिक्योर फील कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इरडाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वो बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। इंडिया ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल डिलीवर कर दी है फिलीपींस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखिए ध्यान समझिएगा। जब बात आती है ब्रह्मोस मिसाइल की, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है। इसका नाम 2 रिवर से आया है, ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया एंड मोस्कवा रिवर ऑफ रशिया। सो इंडिया और रशिया ने मिलकर इस मिसाइल को डेवलप किया था, और यहाँ पर इस मिसाइल को यहाँ पर डिलीवर किया गया है अभी फिलीपींस को, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। और फिलीपींस के थोड़े से आप कह सकते हैं तनाव भरे रिलेशन है चाइना के साथ। तो चाइना के साथ इसका कुछ ना कुछ इश्यू चलता रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए फिलीपींस को अपना डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए। तो इंडिया से इन्होंने ऑर्डर की ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। $375 मिलियन का एग्रीमेंट था, और यहाँ पर इंडिया ने इसकी जो डिलीवरी है वो शुरू कर दी है। इंडिया ने यहाँ पर आप देखिएगा पिछले कुछ समय में डिफेंस के सेक्टर में एक्सपोर्ट करना काफ़ी बड़े लेवल पे शुरू कर दिया है। जैसे कि ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट गुयाना को भी डिलीवर किए, जो कि करेबियन कंट्री है। तो इंडिया देखिए डिफेंस का एक्सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस इक्विपमेंट अभी तक हम खरीदते थे दूसरे देशों से, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है, हमारा एक टारगेट है कि आने वाले समय में भारत 1,75,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट करे। तो ये हम ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। ब्रह्मोस के बारे में याद रखना, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। जब मैं कुछ बोलता हूँ आपके ईयर तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम लगता है, ये उससे भी ज्यादा फास्ट हमारे पास मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमारे पास ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो नासा का जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है वो किसको लेकर है? सैटर्न के मून को लेकर, टाइटन को लेकर। तो आपको पता होना चाहिए कि सैटर्न का एक बहुत ही फेमस मून है टाइटन। फेमस क्यों है? क्योंकि टाइटन के ऊपर अबंडेंस में वाटर अवेलेबल है, तो उसके ऊपर पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में हम कॉलोनीज वगैरह एस्टेब्लिश कर सकें। तो
टाइटन जो है हमारे पास, उसको स्टडी करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, 2028 में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये नासा का हमारे पास 4th मिशन है, ठीक है। जो बाकी मिशन है वो है न्यू होराइजन, जूनो और सीरस रेक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मिशन है जिनका ऑब्जेक्टिव रहेगा कहीं ना कहीं टाइटन को स्टडी करना। ओके, यहाँ पर ये जो जूनो क्राफ्ट था, जूनो स्पेस क्राफ्ट था नासा का, इसने कैप्चर किए थे वोल्केनिक इरप्शन ऑन द जुपिटर मून्स एलो, ठीक है। और कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है नासा लगातार गैदर कर रहा है, जिससे हम अपने यूनिवर्स को और सोलर सिस्टम को और अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा इंटरनेशनल लेवल पर, वो क्या कि सिंगापुर के अंदर और हांगकांग के अंदर इंडियन मसालों को बैन कर दिया गया। क्यों किया गया? एक्चुअली सिंगापुर फूड एजेंसी का कहना था कि इंडियन जो स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, उसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड की प्रेजेंस है, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड कलरलेस फ्लेमेबल गैस होती है, स्वीट ऑर्डर होता है। बेसिकली ये हमारे पास एज अ पेस्टिसाइड, ठीक है, और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। तो उसी के चलते हमारे पास सिंगापुर ने और हांगकांग ने इंडियन मसालों को बैन कर दिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम बन सकता है इंडिया के लिए फ्यूचर में, अगर और कंट्रीज ने इस तरह के स्टेप लेने शुरू कर दिए। तो आपने याद रखना कि इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो हमारे पास प्रिजर्वेटिव और स्टरलाइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसालों को फॉरेन मार्केट्स में बैन किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि किस कंट्री ने डिफेंस के ऊपर कितना पैसा खर्च किया। तो कहा गया है कि भाई इंडिया 4थे नंबर पे वर्ल्ड में अपनी मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, ठीक है। कि इंडिया कितना पैसा खर्च करता है? 83.6 बिलियन यूएस डॉलर। सबसे पहले नंबर पे अमेरिका, फिर दूसरे नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे रशिया। तो रशिया का जो एक्सपेंडिचर है वो आपको पता है क्यों बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि यूक्रेन के साथ अभी भी वॉर जारी है, ठीक है। तो 2023 में मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो पूरे विश्व का बढ़ा है, ठीक है। क्यों बढ़ा है? रीजन बीइंग आपको पता है कि अभी कई सारी वॉर्स जो है वो ऑन गोइंग है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो 4थे नंबर पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया। और रिपोर्ट किसके द्वारा से रिलीज की जाती है? रिपोर्ट रिलीज की जाती है वैसे प्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हमारे पास माउंट एरेबस, ये न्यूज में था। माउंट एरेबस क्यों न्यूज में था? देखिए, अगर किसी माउंटेन से गोल्ड की बारिश हो तो वो न्यूज में होगा ही। एक्चुअली माउंट एरेबस हमारे पास अंटार्कटिका में है और ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। इसके अंदर से जो वोल्केनो एरप्ट होता है उससे आपको गोल्ड के क्रिस्टल मिलते हैं। तो ये पूरे अर्थ के ऊपर इकलौता ऐसा वोल्केनो है, इकलौता ऐसा माउंटेन है जहां से गोल्ड निकलता है क्रिस्टल फॉर्म में, मेटेलिक फॉर्म में। हाँ, कुछ और वोल्केनोस है जहां से गोल्ड निकलता है लेकिन वो मोल्टन फॉर्म में होता है, पिघला हुआ होता है। लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में गोल्ड जहां से निकलता है वो एक ही हमारे पास माउंटेन है, माउंट एरेबस, जो कि कहाँ देखने को मिलेगी? दैट इज बेसिकली इज एन एक्टिव वोल्केनो इन अंटार्कटिका, वर्ल्ड सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। अब ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड के सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो का नाम बताओ, तो ये है माउंट एरेबस, ठीक है, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अंटार्कटिका। तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो एक्टिव वोल्केनोज है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? रिंग ऑफ फायर, जो जापान के पास से गुजरती है, इसलिए जापान के आसपास आपको काफी ज्यादा अर्थक्वेक जो हमारे पास वोल्केनिज्म एक्टिविटी है वो देखने को मिलती है। 50th ईयर ऑफ आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च। तो इसरो ने बच्चों सेलिब्रेट किया 50th ईयर ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ आर्यभट्टा सैटेलाइट। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी उस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था। इंडिया ने बनाई खुद थी। 1975 में लॉन्च इसको कराया गया था बाय रशिया की हेल्प से हमने ये सैटेलाइट लॉन्च की थी। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आफ्टर द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द 5th सेंचुरी, ठीक है। और इसको हमारे पास सोवियत यूनियन, उस समय सोवियत यूनियन अब रशिया, उसके एक
हमारे पास रॉकेट के थ्रू, कैपुस्टिन यार के थ्रू हमने इसको बेसिकली लॉन्च कराया था। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, आर्यभट्ट का नाम क्यों दिया हमने अपनी पहली सैटेलाइट को? क्योंकि आर्यभट्ट वो पहले व्यक्ति थे इस पूरी दुनिया में जिन्होंने डिस्कवर्ड द पोजीशन ऑफ 9 प्लैनेट्स एंड फाउंड दैट द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सबसे पहले बात कहने वाले व्यक्तियों में से एक थे पूरे विश्व में, जिन्होंने कहा कि सूर्य जो है वो सेंटर में है, प्लैनेट उसके चक्कर लगा रहे हैं। और ये बात इन्होंने कहाँ कही थी? आर्यभट्टा और सूर्य सिद्धांता नाम की इनकी बहुत फेमस बुक्स हैं। अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहें तो नेट पर जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 30 इयर्स ऑफ मैराकेश एग्रीमेंट। 30 साल पूरे हो चुके हैं मैराकेश एग्रीमेंट को। मैराकेश एग्रीमेंट है क्या? मैराकेश एक जगह का नाम है मोरक्को में, जहां पे 123 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। और इस एग्रीमेंट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आज की डेट में क्या करती है? ट्रेड को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। तो 1994 में WTO बना, जिसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जिनीवा में। और ये विश्व की ऐसी एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी गैट, लेकिन ये अपना काम सही से नहीं कर पाई, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसी वजह से गैट को रिप्लेस किया किस एजेंसी ने? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टार कैंपेनर। हमारे पास वेरियस पार्टीज ने लोकसभा इलेक्शन के दौरान अपने नॉमिनेट किए थे। स्टार कैंपेनर्स को आप कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है। सेक्शन 77 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट स्टार कैंपेनर्स के बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो 40 स्टार कैंपेनर्स रख सकती है, जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी 20। अभी भारत में बात करें तो 6 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको नेशनल पार्टीज कंसिडर किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भारत में कितनी ऐसी पार्टीज हैं जिनको नेशनल पार्टीज कंसिडर किया जाता है। 6 पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, CPIM, BSP, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। तो ये 6 पार्टीज हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ। इसके अलावा और कोई नेशनल पार्टी के दर्जे में हमारे पास आपको नहीं दिखाई देगी कोई और पॉलिटिकल पार्टी। ओके, रैम्पेज मिसाइल। इंडियन एयरफोर्स में एक नई मिसाइल की एंट्री हुई है, रैम्पेज मिसाइल की। रैम्पेज मिसाइल जो है सुपरसोनिक है, जैसा कि मैंने बताया, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा फास्ट, ठीक है। लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो कि एयर से सरफेस पे हिट कर सकती है। इसको डेवलप किसने किया है? ये बेहद खास है। इसको हमने इजराइल से परचेज किया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसको डेवलप किया है और इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसको शामिल कर लिया गया। तो पेपर में सवाल पूछा सकता है, रैम्पेज मिसाइल्स इंडिया ने कौन सी कंट्री से खरीदी हैं? तो वो है इजराइल। ओके, सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।